दोस्तों, क्या पाकिस्तान भारत की समुद्री सीमा के पास चुपचाप अपनी सबसे बड़ी सैन्य तैयारी कर रहा है? सर क्रीक इलाके से सामने आई नई रिपोर्ट ने भारत की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर नई चर्चा शुरू कर दी है। आखिर पाकिस्तान वहां क्या बना रहा है? चीन और तुर्की की इसमें क्या भूमिका है और इसका भारत के लिए क्या मतलब हो सकता है? इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा क्या एशिया में एक नया बड़ा टकराव आकार ले रहा है? जापान ने अपनी नई रक्षा नीति में चीन को सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा बताया है, जिसके बाद चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जापान के खिलाफ आधिकारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। इसके बाद जापान ने पहली बार मिसाइल का परीक्षण किया है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल हाल ही में CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट में पाकिस्तानी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पाकिस्तान सर क्रीक क्षेत्र में अपनी नौसैनिक और सैन्य क्षमताओं का तेजी से विस्तार कर रहा है। इस पूरे अभियान को कथित तौर पर अबाबिल द डिवाइन स्ट्राइक नाम दिया गया। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित एक संवेदनशील समुद्री क्षेत्र है, जहां सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। यही कारण है कि यहां होने वाली किसी भी सैन्य गतिविधि पर दोनों देशों की नजर रहती है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने इस इलाके में अपनी नौसेना की विशेष कमांडो यूनिट SSGN यानी नेवल स्पेशल सर्विस ग्रुप को तैनात किया है। ये पाकिस्तान की समुद्री स्पेशल फोर्स है, जिसे समुद्र, हवा और जमीन तीनों जगह पर कठिन और जोखिम भरे ऑपरेशन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसे कमांडो आमतौर पर आतंकवाद विरोधी अभियान, समुद्री सुरक्षा और विशेष सैन्य मिशनों में इस्तेमाल किए जाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान सर क्रीक और अरब सागर के आसपास तुर्की से मिले आधुनिक ड्रोन, चीन के बनाए होवरक्राफ्ट, तेज रफ्तार गश्ती नौकाएं, रॉकेट सिस्टम और नए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रहा है। बताया जा रहा है कि तुर्की के ये ड्रोन निगरानी करने के साथ साथ विस्फोटक सामग्री ले जाने की क्षमता भी रखते हैं। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स के साथ जोड़कर काम करने की योजना बताई गई है, ताकि बाहरी खतरों का तेजी से जवाब दिया जा सके। इस रिपोर्ट में चीन और तुर्की की भूमिका पर भी खास जोर दिया गया है। दावा किया गया है कि दोनों देश पाकिस्तान की सेना के आधुनिकीकरण में लगातार मदद कर रहे हैं। चीन न सिर्फ आधुनिक सैन्य तकनीक उपलब्ध करा रहा है, बल्कि मानव रहित हवाई और समुद्री ड्रोन को भी पाकिस्तान की नौसेना के संचालन का हिस्सा बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य अरब सागर और सर क्रीक में पाकिस्तान की निगरानी और सैन्य क्षमता को मजबूत करना बताया जा रहा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को पहला हैंगोर क्लास पनडुब्बी सौंप दी है। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टेल्थ क्षमता यानी दुश्मन की नजर से छिपकर ऑपरेशन करने की क्षमता मानी जाती है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने चीन से मिले फ्रिगेट्स को भी अपनी नौसेना में शामिल किया है, जिससे उसकी समुद्री ताकत पहले की तुलना में और मजबूत हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सर क्रीक के आसपास बंधा दोरा और हरामी धोरा क्षेत्रों के बीच पाकिस्तान ने कई नए मरीन सुरक्षा पोस्ट स्थापित किए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में तटीय सुरक्षा नौकाएं, मरीन असॉल्ट क्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज और हाई स्पीड पेट्रोल बोट्स तैनात किए गए हैं। साथ ही इस पूरे इलाके में नौसेना की गश्त भी बढ़ा दी गई है। एक और महत्वपूर्ण दावा यह है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सेना, नौसेना और वायुसेना के आधुनिकीकरण की निगरानी कर रहे हैं। इसी साल उन्होंने कथित तौर पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड नाम का एक संयुक्त कमांड ढांचा बनाया है, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और किसी भी बाहरी चुनौती का तेजी से जवाब देने की क्षमता बढ़ाना है। अगर भविष्य में इस तरह की सैन्य तैनाती और आधुनिकीकरण वास्तव में बड़े स्तर पर होता है, तो सर क्रीक और अरब सागर क्षेत्र में रणनीतिक गतिविधियां और भी बढ़ सकती है। ऐसे में भारत भी अपनी समुद्री सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए रखेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रहती है और क्षेत्र सुरक्षा की स्थिति किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सर क्रीक आने वाले समय में और भी ज्यादा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र बन सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाल ही में जापान सरकार ने अपनी नई डिफेंस व्हाइट पेपर 2026 जारी की है। लगभग 600 पन्नों की इस रिपोर्ट में जापान ने कहा है कि चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां और उसकी आक्रामक रणनीति अब देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। जापान का मानना है कि बदलते सुरक्षा माहौल में उसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों के साथ
और मजबूत साझेदारी करनी होगी। जापान की इस रिपोर्ट पर चीन ने तुरंत कड़ी आपत्ति जताई। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि जापान ने बिना किसी ठोस आधार के चीन पर आरोप लगाए हैं और एक बार फिर तथाकथित चीन खतरा सिद्धांत को बढ़ावा दिया है। चीन का कहना है कि जापान ने ताइवान के मुद्दे पर भी ऐसी टिप्पणियां की है जो उसके आंतरिक मामलों में दखल देने के बराबर है। इसी वजह से चीन ने जापान के सामने आधिकारिक और गंभीर राजनयिक विरोध दर्ज कराया है। दरअसल ताइवान दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। चीन ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है और कहता है कि ये उसका आंतरिक मामला है। वहीं जापान का कहना है कि ताइवान के आसपास स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। जापान को यह भी चिंता है कि अगर भविष्य में ताइवान को लेकर कोई सैन्य संघर्ष होता है तो उसका सीधा असर उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। सिर्फ ताइवान ही नहीं, दोनों देशों के बीच पूर्वी चीन सागर में स्थित विवादित द्वीप भी तनाव की एक बड़ी वजह है। इन द्वीपों को जापान सेंकाकू और चीन दियाओयू के नाम से बुलाता है। फिलहाल इन द्वीपों पर चागपान का प्रशासनिक नियंत्रण है, लेकिन चीन लगातार इन पर अपना दावा करता है और समय समय पर अपने कोस्ट गार्ड के जहाज वहां गश्त के लिए भेजता रहता है। यही कारण है कि इस इलाके में दोनों देशों के बीच तनाव अक्सर बना रहता है। जापान की नई रक्षा रिपोर्ट जारी होने के साथ ही उसने अपनी नई एंटी शिप मिसाइल का भी प्रदर्शन किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किए जाने वाले जापान के स्वदेशी लंबी दूरी के हथियार कार्यक्रम का हिस्सा है। इसका उद्देश्य संभावित खतरे की स्थिति में दुश्मन के युद्धपोतों और महत्वपूर्ण ठिकानों को दूर से निशाना बनाने की क्षमता विकसित करना है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो ने व्हाइट पेपर का प्रस्तावना में कहा कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र का सुरक्षा माहौल तेजी से बदल रहा है, इसीलिए जापान अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य अभ्यास, हथियारों के विकास, सैनिकों की तैनाती और रक्षा उद्योग में सहयोग को और मजबूत करेगा। उनका कहना है कि ऐसा करने से पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। रिपोर्ट में जापान ने अपने पुराने 3 गैर परमाणु सिद्धांतों को भी दोहराया है, यानी जापान परमाणु हथियार न बनाएगा, न अपने पास रखेगा और न ही अपने देश में उनकी तैनाती की अनुमति देगा। हालांकि हाल के महीनों में जापान के कुछ नेताओं ने यह संकेत भी दिया है कि बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए भविष्य में परमाणु नीति पर चर्चा से पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। फिलहाल सरकार की आधिकारिक नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। कुल मिलाकर चीन और जापान के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ताइवान, पूर्वी चीन सागर और सैन्य आधुनिकीकरण जैसे मुद्दे दोनों देशों के रिश्तों को और जटिल बना रहे हैं। अगर आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बजाय सैन्य गतिविधियां बढ़ती है तो इसका असर पूरे एशिया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में चीन और जापान इस तनाव को बातचीत के जरिए कम करने की कोशिश करते हैं या फिर दोनों अपनी अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज करते हैं। वैसे आपके हिसाब से दोस्तों, जापान की जो ये नीति है कि परमाणु हथियारों को ना रखने की, क्या ये सही नीति है या फिर पूरी तरह से गलत नीति है? अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।